हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करेंगे राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जिसके अंतर्गत मानवाधिकार आयोग के गठन, कार्य, प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष। कहने का मतलब है फैक्चुअल जो डेटा है, जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट बनते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, उसको अपने यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में। सबसे पहले यह है कि यह क्या है, एक सांविधिक आयोग है। सांविधिक का मतलब सीधा सा है कि ऐसा एक्ट जिसका निर्माण किसी अधिनियम के द्वारा होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, सांविधिक आयोग बोलते हैं। सांविधिक आयोग है, ये किस प्रकार का है, एक सांविधिक आयोग है और इसका जो स्थापना हुई, इसका जो गठन हुआ है, किसके तहत, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है, जिसको भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया, 28 सितंबर 1993 को इसको लागू किया गया है। अब अपने देखें कि मानवाधिकार की परिभाषा क्या है, जो इस एक्ट में परिभाषित की गई है। परिभाषित जो इसमें मानवाधिकार को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। वैसे वैश्विक रूप से अपने देखें कि मानवाधिकार क्या होते हैं, कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो मौलिक जो अधिकार होते हैं, उनके संरक्षण के लिए जो एक आयोग बनाया गया, उनको अपने क्या बोलते हैं, मानवाधिकार आयोग के रूप में समझते हैं। फिर भी अपने देखते हैं एक्ट के अनुसार इसको किस प्रकार परिभाषित किया, जिसमें देखें कि इसकी परिभाषा किसमें दी गई है, जो एक्ट है अपना, उसके तहत धारा 2D में मानवाधिकार को क्या परिभाषित किया गया है। तो मानव अधिकार का अर्थ है संविधान के तहत गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार है, या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल है और भारत में न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, मानव अधिकार बोलते हैं, जो इस एक्ट के अनुसार यहाँ पर बोला गया है। अपना जो मेन फोकस रहेगा, अपना जो अपना फैक्चुअल जो डेटा है, एग्जाम जो पूछे जाते हैं, उन्हीं पे ध्यान देते हैं। पहला है अब इसकी स्थापना के बारे में। कि इसकी अधिसूचना जो जारी की गई है 18 जनवरी 1999 की गई है, लेकिन इसने जो अपना कार्य प्रारंभ किया गया है, ये जो कब से कार्यशील हुआ है, मार्च 2000 से। कब से, मार्च 2000 से ये कार्यशील हुआ है। ये अपने इंपॉर्टेंट है, इसको अपने क्या करना है, स्टार मार्क करना है। सबसे पहले कि ये किस प्रकार का है, एक सांविधिक आयोग है और इसको जो गठन हुआ है कौन से एक्ट के तहत, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन हुआ है। और कब हुआ है, कार्यशील कब से हुआ है, मार्च 2000। अब अपने इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, प्लस में 2 सदस्य होते हैं। कुल मिला के 3 सदस्यीय यह आयोग है, जिसमें एक है अध्यक्ष और इसके साथ साथ में 2 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, जो इसके सदस्य होते हैं। और यह जो प्रावधान जो किया गया है, क्योंकि इसमें जो पहले प्रावधान था इसकी संरचना से संबंधित, तो एक अध्यक्ष प्लस में 4 सदस्य हुआ करते थे। उसके पश्चात में इस एक्ट में जो संशोधन हुए, मुख्य रूप से 2 बार संशोधन हुए, एक तो 2006 में और एक 2019 में। तो 2006 में जब यहाँ पर संशोधन हुआ था, इसको अपने मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के नाम से जानते हैं। इसके तहत यहाँ पर इसकी संरचना में जो परिवर्तन किया गया था, इसके तहत यहाँ पर एक अध्यक्ष प्लस में 2 सदस्य का यहाँ प्रावधान कर दिया गया, मतलब 3 सदस्य इस आयोग को बना दिया गया, एक अध्यक्ष प्लस में 2 सदस्य। अब इसको अपने वर्तमान से रिलेट करते हैं कि इसमें वर्तमान में जो 3 सदस्यीय जो आयोग है, इसके अंतर्गत कौन-कौन सदस्य है और इसका वर्तमान में कौन अध्यक्ष है। तो सबसे पहले चर्चा करें अपने वर्तमान के इसकी संरचना के बारे में। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है, गंगाराम जी मूलचंदानी। गंगाराम जी मूलचंदानी हाल ही में सीईटी के अंतर्गत यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाल ही में सीईटी में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि एक करंट का भी क्वेश्चन बनता है और साथ-साथ में अपने आयोग से संबंधित बनता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति जून में ही हुई। इनकी गंगाराम जी मूलचंदानी जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, इनकी जून में ही नियुक्ति हुई है। इसलिए ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है अपना, वो करंट के हिसाब से भी है, साथ में एक में आयोग से है। तो ये हाल फिलहाल सीईटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। क्या नाम है उनका, गंगाराम जी मूलचंदानी। साथ साथ में अपनी संरचना में देखा था कि इसकी संरचना के अंतर्गत एक अध्यक्ष प्लस में 2 सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, गंगाराम जी मूलचंदानी, लेकिन सदस्य की बात है उनमें है एक राम सिंह झाला और अशोक गुप्ता। कौन है, अशोक गुप्ता और राम सिंह झाला, ये वर्तमान में इसके 2 सदस्य हैं। चलिए सेवा शर्तों की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है। मेन है अपना यहाँ पर योग्यता के बारे में। इसके बारे में, योग्यता के बारे में, कि इसके जो अध्यक्ष प्लस में इसके जो 2 सदस्य होते हैं, वो किसके इनकी प्राथमिक रूप से, विशेष रूप से योग्यता की क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें अपने अध्यक्ष की योग्यता के बारे में, कि उच्च न्यायालय का सेवावर्त या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होता है, उनको यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे अपने सबसे पहले इसकी मानवाधिकार के बारे में जब इसका परिचय या फिर इसकी परिभाषा जानी थी, कि मानव अधिकार के लिए जो कुछ मौलिक अधिकार होते हैं,
तो उनकी संरक्षण के लिए यहीं पर मानवाधिकार का क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो अगर किसी भी व्यक्ति विशेष की मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है, तो उसका संरक्षण कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है या फिर अपने न्यायालय बोल सकते हैं कि न्यायालय करता है। तो इसके तहत जो अध्यक्ष बनाए जाएँगे, तो उनको एक इस प्रकार का एक विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर है जो अध्यक्ष होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं या फिर उनकी जो बेसिक अपने योग्यता बोल सकते हैं, वो कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के सेवावर्त या फिर सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, उनको यहाँ पर इनका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और ये संशोधन कब से हुआ है? 2009 से 2019 से सॉरी 2019 से, क्योंकि इस एक्ट में 2 बार मुख्य रूप से संशोधन हुए, एक 2006 में और 2019 में। 2006 में जब संशोधन हुआ था, तब इसकी संरचना में कुछ परिवर्तन हुआ था और 2019 में जब यहाँ पर संशोधन हुआ है, उसके तहत जो अध्यक्ष की एक बेसिक योग्यता के बारे में यहाँ पर संशोधन हुआ है कि यहाँ पर उन जो अध्यक्ष है इसका, उसमें उच्च न्यायालय के सेवावृत्त या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को यहाँ पर इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर दो सदस्य, अन्य 2 सदस्य होते हैं, उनकी एक बेसिक योग्यता के बारे में। तो एक सदस्य, जिनमें प्रथम सदस्य की बात करें तो उच्च न्यायालय का सेवावृत्त या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश या जिसे जिला न्यायाधीश के जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, उनको यहाँ पर एक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। या तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं या फिर जिनको जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, उनको यहाँ पर इस आयोग के सदस्य के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। पहले अध्यक्ष दूसरे सदस्य सॉरी दूसरे सदस्य की बात करें, उनको जिसे मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति विशेष को यहाँ पर सदस्य के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। तो मेन चीज है अपने अध्यक्ष के बारे में कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या सेवावृत्त जो न्यायाधीश होता है, उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक सदस्य जिनको यहाँ पर उच्च न्यायालय के या तो न्यायाधीश रहे हो या फिर इनको 7 साल का जिला न्यायाधीश के रूप में उनको अनुभव होना चाहिए, उनको यहाँ पर सदस्य बनाया जा सकता है। और जो दूसरा सदस्य है, उनको मानवाधिकार से संबंधित कुछ अनुभव होना चाहिए, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। चलिए, अब अपनी बात करें इनकी नियुक्ति के बारे में कि इसके जो समिति हो, ये जो आयोग होता है, उसके जो सदस्य होते हैं, उनको नियुक्त किस आधार पर किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, लेकिन एक समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, अपॉइंट तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, लेकिन एक समिति है जो एक रिकमेंड करेगी, रिकमेंडेशन के आधार पर राज्यपाल द्वारा यहाँ के इसके आयोग के जो सदस्य प्लस में सदस्य अध्यक्ष होते हैं, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें अपनी समिति के बारे में कि राज्यपाल को जो समिति सिफारिश करती है, इनके अपॉइंटमेंट से संबंधित इसमें कौन-कौन होते हैं? इसमें एक है मुख्यमंत्री और एक विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। विशेष रूप से 3 नाम होते हैं। अपने कोई भी अगर आयोग से संबंधित अगर अपॉइंटमेंट की बात आती है और अगर किसी का अपॉइंटमेंट यहाँ पर समिति के माध्यम से होता है, तो उसमें कम से कम 2 जो सदस्य होते हैं वो फिक्स ही होते हैं, मान लेते हैं अपने, एक तो मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ये तो फिक्स ही होते हैं लगभग में। इसके अलावा कुछ में जो थर्ड होता है, उसमें कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर अपनी बात करिए कि यहाँ पर जो मानवाधिकार के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट से संबंधित जो यहाँ पर समिति जो बनाई जाती है, उसके अंतर्गत एक तो होते हैं सीएम, एक होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष और एक होते हैं नेता प्रतिपक्ष। मिनिमम 3 सदस्य यहाँ पर होते हैं। लेकिन लेकिन अगर किसी राज्य में विधान परिषद हो, कहाँ पर जो द्विसदनात्मक अगर व्यवस्था हो किसी भी राज्य विशेष में, तो वहां पर गृह मंत्री भी होंगे, साथ साथ में विधान परिषद का सभापति प्लस में विपक्ष के नेता। यदि राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर टोटल जो अपने समिति के अंदर सदस्य हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। लेकिन अपने राजस्थान के दृष्टिकोण से बात करें तो इस समिति में विशेष रूप से अपने 3 सदस्य ही होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है मुख्यमंत्री, दूसरे होते हैं नेता प्रतिपक्ष और तीसरे होते हैं विधानसभा अध्यक्ष। इनके द्वारा ये जो समिति होती है, ये अपने रिकमेंड करते हैं किसको? राज्यपाल को, और राज्यपाल अपॉइंट किसको कर देते हैं? इसके अध्यक्ष प्लस में इसके 2 सदस्यों को। तो ये है अपनी कुछ इनके अपॉइंटमेंट के बारे में। चलिए, अब बात करेंगे अपने इनके कार्यकाल के बारे में। इनका कार्यकाल कितना होता है? बेसिक रूप से वर्तमान में बात करें तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले या तो जो जिनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, उनकी एज है मैक्सिमम 70 साल जब तक है, तब तक बने रह सकते हैं अपने पद पर, या फिर जिनको कार्य करते हुए यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं, वो तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। पहले इसमें संशोधन किया गया था, पहले इसमें पहले 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो,
वो इसका कार्यकाल था। लेकिन जब जब 2006 में इसके अंतर्गत संशोधन किया गया, इस एक्ट में संशोधन किया गया, तो इनके कार्यकाल में भी परिवर्तन कर दिया गया। आपको ध्यान में रखना है वर्तमान के बारे में कि वर्तमान में इनका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले। क्योंकि यहाँ पर जो सदस्य होते हैं या फिर जो अध्यक्ष होते हैं, उनको वो उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? उच्च न्यायालय से संबंधित होते हैं, वो न्यायाधीश होते हैं। तो वो बेसिक रूप से सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर विशेष रूप से अपॉइंट किया जाता है। तो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु भी काफ़ी हो जाती है, 65 के आस-पास है। तो यहाँ पर उसके पश्चात में अगर उनको अपॉइंट किया जाता है, तो उनको कार्य करने के लिए कुछ समय चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पर उनकी मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया कितना रखा गया है, 70 वर्ष रखा गया है। और बेसिक अपने बात पे 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, उनके लिए अपॉइंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपने शपथ की। तो राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा इनके सदस्यों को और अध्यक्ष को क्या दिलवाई जाती है? शपथ दिलवाई जाती है। वेतन भत्तों की बात करें तो वेतन होता है जो अध्यक्ष होते हैं, इनको उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके समान इनमें वेतन इनको दिया जाता है। जो इनके अध्यक्ष होते हैं, मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनको जो वेतन जो दिया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, और इनके जो 2 अन्य सदस्य होते हैं, उनको उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनके समान इनको वेतन दिया जाता है। इस्तीफा किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। अपॉइंट राज्यपाल कर रहा है, इस्तीफा भी राज्यपाल को देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए निष्कासन से संबंधित, तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात उसमें भी दो बेसिक जो कंडीशन क्या है, कदाचार या फिर असमर्थता। कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर इनको निष्कासित राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान लेना। उसके पश्चात में इनका जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको सौंपा जाता है? राज्य सरकार को सौंपा जाता है। तो ये कुछ अपने फैक्चुअल डेटा थे जो सबसे ज्यादा अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अपने कुछ बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के कुछ कार्य एवं भूमिका के बारे में। जो अपने बाकी जो एग्जाम है आरएस के अलावा, जो भी एग्जाम है उनमें डायरेक्ट फैक्चुअल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरएस के अलावा। और अगर अपने इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि बेसिक तो बहुत ही कम संभावना होती है कि इनके कार्य व भूमिका के संदर्भ में जो स्टेटमेंट फॉर्मेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनके बनने की। लेकिन फिर भी अपने इनके बेसिक रूप से जब पढ़ रहे हैं तो स्पेशली इनके बारे में देख लेते हैं कि इनके प्रमुख रूप से कौन-कौन से कार्य होते हैं या फिर इनकी क्या-क्या भूमिका होती है। पहला है लोक सेवक के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायत या अपील प्राप्त करना। आयोग स्वतः संज्ञान द्वारा भी सुनवाई कर सकता है। आयोग को सीपीसी 1908 के तहत विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त है जो निम्न है। जैसे कि लोक सेवक को नोटिस जारी करना, लोक सेवक को गवाही या साक्ष्य हेतु बुलाना, लोक सेवक का बयान शपथ पत्र पर रिकॉर्ड करना, किसी सरकारी कार्यालय से दस्तावेज को मंगाना। ये इनको क्या प्राप्त है? कुछ शक्तियां प्राप्त है। इसके अलावा अब जब ये जांच कर रहे हैं तो जांच के पश्चात लोक सेवक के विरुद्ध राज्य सरकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश कर सकते हैं। पीड़ित को राज्य सरकार द्वारा मुआवजे या क्षतिपूर्ति की सिफारिश कर सकते हैं। पीड़ित के पक्ष में न्यायालय में अपील कर सकते हैं। राज्य सरकार के सरकारी संस्थानों का निरीक्षण कर सकते हैं। तो ये कुछ इनके बेसिक इनके कार्य है राज्य मानवाधिकार आयोग की। इसके अलावा अपनी बात करें आम आदमी में मानवाधिकारों संबंधी साक्षरता या जागरूकता बढ़ाना किस माध्यम से? सेमिनार व कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मानवाधिकार संरक्षण हेतु कार्य करने वाले गैर सरकारी संस्थान जो एनजीओ होते हैं उनको प्रोत्साहित करना। जिला मानवाधिकार इकाई की स्थापना करना, ये इंपॉर्टेंट आपने दी। और मानवाधिकार संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन करना। वे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है न्यायालय की अनुमति से जांच करना। और वे मामले जो आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ऐसे कौन से मामले हैं जिन पर इनको कार्य करने का अधिकार नहीं होता, ये पूछे जाने की संभावना है। इसमें सबसे पहला ये है 1 वर्ष से पुराने मामले। कोई भी ऐसा मामला जो 1 वर्ष से पुराना है वो इनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। क्वेश्चन यही बनने की संभावना है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर अपने बनते हैं तो ऐसा कौन सा मामला है जो इनके क्षेत्राधिकार से बाहर आता है? तो पहला कौन सा है? 1 वर्ष से पुराने मामले में इनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। सैन्य प्रशासन से संबंधित मामले बाहर है। वे मामले जो पूर्व में न्यायालय में या अन्य आयोग में जो लंबित है उन पर ये सुनवाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय की अनुमति से यह जांच कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। व्यक्तिगत विवाद में नहीं, ये इनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। वे मामले जिनका संबंध सेवानिवृत्त लोक सेवक से, सेवानिवृत्त लोक सेवक से और यदि शिकायत अस्पष्ट हो, ये भी इनके क्षेत्राधिकार से बाहर मानी जाती है। चलिए, अब अपनी बात करेंगे और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है फैक्चुअल रूप में, उन्हीं के बारे में। तो यह है अपने राज्य मानवाधिकार आयोग के अभी तक के अध्यक्ष के बारे में। तो सबसे पहले अपने है जब राज्य मानवाधिकार आयोग जब बना था उस समय न्यायमूर्ति कांता भटनागर को
अपॉइंट किया गया था आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में। काफी बार सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका क्या नाम है? न्यायमूर्ति कांता भटनागर। और इनका जो कार्यकाल है वो न्यूनतम है। अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है? कांता भटनागर। देखिए, अध्यक्ष से संबंधित 4 प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है। पहला कि इस आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या नाम है उनका? कांता भटनागर। दूसरा कि इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहले ही चर्चा कर चुके हैं और वापस से कर लेते हैं कि न्यायमूर्ति गंगाराम जी मूलचंदानी जो है अपने वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या है? अध्यक्ष। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है और न्यूनतम कार्यकाल किसका है? ये 4 क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है। तो चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले कि राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष का क्या नाम है? कांता भटनागर। और जिनका कार्यकाल कितना है? अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल भी किसका है? कांता भटनागर। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति एस शगीर अहमद। एस शगीर अहमद जो उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य मानवाधिकार के ऐसे अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे। उनका क्या नाम है? एस शगीर अहमद। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति एन के जैन। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और इनका अध्यक्ष के रूप में अधिकतम कार्यकाल है। अध्यक्ष के रूप में अधिकतम कार्यकाल किसका है? एन के जैन का। मिनिमम किसका है? कांता भटनागर का। पहले अध्यक्ष कौन है? कांता भटनागर। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गंगाराम जी मूलचंदानी। और ऐसे अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी है वो कौन सा? एस शगीर अहमद। इस स्लाइड से 5 ही क्वेश्चन बनते हैं जिनकी अपनी चर्चा यहाँ पर की है। इसके अलावा न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एक है गोपाल कृष्ण व्यास जो राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट अपने इस स्लाइड से 5 क्वेश्चन बनते हैं कि पहले कौन है, वर्तमान कौन है, सर्वाधिक जो कार्यकाल किसका है, जो न्यूनतम कार्यकाल किसका है और उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जिनका क्या नाम है? एस शगीर अहमद। ये सारी चीजें अपने को फैक्चुअल रूप में ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपने कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो आयोग के सदस्य रहे उनका क्या नाम है? नमो नारायण जी मीणा। सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? पुखराज जी सिल्वी। और सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है? नमो नारायण जी मीणा जो क्या रह चुके हैं? पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो ये था अपना राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित अपने फैक्चुअल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनसे संबंधित सारे फैक्ट यहाँ पर अपने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए क्लास के लिंक को भी शेयर करना है। साथ-साथ में अन्य आयोग जो अभी तक आपने कंप्लीट कर चुके हैं वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।